हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग और दुनिया भर के वाकयात से रूबरू करा रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको तमाम खबरें पहुंचती रहें और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाती रहे, ताकि आप ज़्यादा गहराई से और बेहतर सही पर्सपेक्टिव में हालात को समझ सकें। इस वक्त बिल्कुल ताज़ा खबर ये आ रही है कि इसराइल के एक खुफिया महकमे के जो फौज में खुफिया महकमा होता है, उसके सरबराह ने इस्तीफा दे दिया है और अपोजिशन के लीडर अब नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आप भी इस्तीफा दे दें, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है 7 अक्टूबर की नाकामी के लिए। अब खबरें ये भी हैं कि सिक्योरिटी कैबिनेट, जो वॉर कैबिनेट है, उसके अंदर से खबरें लीक होने की शिकायत नेतन्याहू कर रहे हैं और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को कहा है, यूएफ गैलेंट को, कि वो खबरें लीक कर रहे हैं। यानी तकरीबन ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ है इतनी बड़ी नाकामियां। अमेरिका और इसराइल, जिन्हें सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था दुनिया भर में, आखिर क्या हो गया? 7 अक्टूबर और फिर उसके बाद 13-14 अप्रैल के बीच की रात में जो इसराइल पर ईरान ने हमला किया, कि इसके बाद दुनिया बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जिनको आप अब से पहले भी सुनते रहे हैं और वो बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी उनके यहाँ होती है और लगातार वो खबरों पर नजर रखे हुए इस इलाके को काफी बेहतर जानते हैं, बहुत से सफर किए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, आप ये बताइए कि यह इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अभी 4 अप्रैल को भी किसी बड़े फौज के अफसर ने इस्तीफा दिया था और कुछ इस्तीफे ऐसे हैं जिनकी खबरें ठीक से बाहर नहीं आ रही हैं। कुछ कहीं कहीं जब खबरें लीक होकर के आती हैं तो पता चलता है कि अंदर बहुत कुछ खलफिशार है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, अगर ये जंग नहीं होता तो इस वक्त तक नेतान्याहू और उसकी हुकूमत गई होगी। जंग को उसने तोल इस वजह से दिया ताकि इसकी अपनी कुर्सी बच जाए। दूसरी बात, इसकी जो मनमानी है उसकी वजह से सारे मशरिक वस्ता को उसने बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया और मियर अगर कोई कोताही हो जाएगी तो सारा जो खत्ता जो है जंग के लपेट में आ जाएगा। और इसमें ऐन मुमकिन है तकरीबन ये अगर कोई गलती करेगा वो इजराइल की तरफ से ही होगी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी होगी, जिसकी वजह से इसके अपने इत्तेहादी जो है वो परेशान है। अगर आपने आज सुना होगा कि अमेरिका ने इजराइल के एक मिलिट्री यूनिट पर पाबंदी लगाई, सैंक्शंस लगाए हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसके एटीट्यूड से। हालांकि उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कितने वो इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। दूसरी तरफ जो इजराइल के हालात है, इसमें एकदम, चाहे वो कैबिनेट है चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरा खलफशार, हर तरफ जो है इंतशार है। आए दिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विद इन कैबिनेट इसके खिलाफ आवाजें हो रही उठती है, लेकिन सिर्फ ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए न सिर्फ मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं बल्कि सारे खत्ते में प्रॉब्लम्स कर रहा है खड़ा। अभी आप देखिए, इसने पहले जब सीरिया में ईरानियन जो है कौंसलेट पर हमला किया, जिसकी वजह से हालात इतने खराब हुए थे कि ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा, लेकिन उसमें एक समझदारी से बहुत सारे इंटरनेशनल जो पावर्स है या वर्ल्ड पावर्स है, उन्होंने इंटरवीन किया, रिक्वेस्ट की और ये कन्वे भी किया कि इस हमले में ना अमेरिका किसी तरीके से इन्वॉल्व था, न कोई और मुल्क इन्वॉल्व था। और ईरान की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक्सरसाइज रेस्ट्रेन करे, लेकिन ईरान की भी एक
ये नहीं कि उनको भी ये दिखाना था कि हम कमज़ोर नहीं है, हम अगर आपने जवाब दिया हम भी जवाब देने के काबिल है और हम कर सकते हैं रिटेलिएट। तो वो रिटेलिएशन हुई, उसके बाद फिर रिटेलिएशन हुई ये, लेकिन अभी तक तो ये मसला जो है लगता है टल गया, लेकिन हालात बदस्तूर खराब है। और सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो अगर आप देखेंगे इजरायली सिस्टम को हुआ, चाहे वो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे जो इसका मिलिट्री सिस्टम था, जिसके बारे में वो कहा जाता था कि इस पर कोई भी किसी किस्म की इस पर हमला ही नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब ओपन हो गए हैं और लोगों वो भी वल्नरेबल ऐसे ही है जैसे दूसरी कंट्रीज़ की सिक्योरिटी है। अभी आपने देखा जब हम ईरान ने इन पर हमले किए जिसमें तकरीबन 300 के करीब मिसाइल दागे गए, हालांकि ये कहते हैं 99% मिसाइल उनको नाकारा बनाया गया, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल जो इनके एयर स्ट्रिप पर गिर गए, हालांकि ये कहते हैं नुकसान नहीं है, लेकिन जो उनको रोकने में इनको इन्वेस्ट करना पड़ा वो एक ह्यूज अमाउंट है। इसी तरीके से बार बार ये जो है अमेरिका को भी कहीं कहीं कन्फ्रंट, आज उसने फिर कहा कि अगर अमेरिका ने इस फौजी ब्रिगेड पर, शायद उन्होंने अमेरिका के पास ये रिपोर्ट लग रहा है कि इस फौजी ब्रिगेड ने गाजा में अटर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया हुआ और बुरी तरीके से वहाँ का एक तो ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कि इज़राइल का इत्तेहादी, स्ट्रांग इत्तेहादी भी मजबूर हुआ कि इस पर सैंक्शंस लगाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, एक तरफ तो ये किया, दूसरी तरफ कांग्रेस में जो बिल पास की एड की, उसमें 92 बिलियन डॉलर के करीब एड है, जिसमें 60 कुछ बिलियन डॉलर से ज़्यादा यूक्रेन के लिए है, बाकी जो है वो इज़राइल के लिए है। ऐसा मुमकिन हो सकता था अगर अमेरिका को इज़राइल की इतनी ही फिक्र है तो एटलीस्ट ये डेफर करता जब तक कि जंग बंद होता, जब तक एक नॉर्मल सिचुएशन वहाँ पर आती, फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान या कोई और जो ममालिक है इनके दरमियान एक डायलॉग की प्रोसेस शुरू की। वहाँ पर अमेरिका भरपूर साथ दे रहा है इज़राइल को। ये हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखा, जब रेजोल्यूशन अल्जीरिया ने इंट्रोड्यूस किया कि फ़लस्तीन स्टेट को पूरा जो है स्टेटस मेंबरशिप दी जाए, तो यही एक वाहिद कंट्री है जिसने उसका विटो किया। हालांकि 13 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया और बाकियों ने, अगर कुछ लोगों ने एब्सटेन भी किया है, लेकिन ये जो है जब तक ये अमेरिका की फॉल्टी पॉलिसी की वजह से हो रहा है, वो एक तरफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी कंडम, ये नहीं चलेगा। अगर गलत कोई चीज़ है, गलत को सपोर्ट मत कीजिए। यही वजह है कि इज़राइल को अभी भी ये लगता है कि अमेरिका कहीं नहीं जाएगा, उसको ये मजबूरी बन जाएगी। अभी आपने देखा जब ईरान के साथ, हालांकि मैसेज भी भेजी गई उनको थ्रू स्विट्ज़रलैंड कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप भी ज़्यादा रिटेलिएट ना करें। डिस्पाइट दैट अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान पर फर्दर सैंक्शंस लगाए, हालांकि मुझे नहीं लगता है उन सैंक्शंस का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ हमने देखा है, जो 40 सालों से सैंक्शन हुए, डिस्पाइट दैट हमने देखा ईरान ने एटलीस्ट मिलिट्री लेवल पर अपनी स्ट्रेंथ गेन की और वो मेजर प्लेयर बन गया है मिडल ईस्ट के एरिया में। न सिर्फ वो, बल्कि वो वहाँ पर अपना जो है उसका जो माइट है उसको दिखाता भी है, जब उसके बहुत सारे एलाइज वहाँ पर है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे इवन हम्स का जो सस्टेन करने में सबसे बड़ा रोल ईरान का ही था, चाहे सीरिया को बचाने में कोलैप्स
से बचाने के लिए बशर अल असद गवर्नमेंट को ईरान का मेजर रोल रहा है, हौतीज का ये रहा है। इसीलिए ये सबसे अहम बात है कि अमेरिका को अपनी जो उनकी पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड्स जिसमें है, उसको तर्क करनी पड़ेगी। उनको जो है कुछ जहां पर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है उस पर एक बोल्ड और क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इसके विद इन हिज ओन पार्टी, बाइडेन की अपनी पार्टी में 40 से 50 जो है कांग्रेस मेंबर्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कि स्टॉप करो आर्म्स एमिशन, लेकिन उनके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इलेक्शन के जो नताइज है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा शेख साहब, ये बहुत ही अजीब बात है कि लोग जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो अपने कैरियर को मुल्क से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। वो तकरीबन जो बाइडेन के मामले में भी है और नेतन्याहू के। अभी मैं 2-3 दिन पहले बैरूत में एक साहब से इंटरव्यू कर रहा था लेबनान से। उन्होंने बताया, कुछ इजरायली रिपोर्टें उनके सामने थी जो बैरूत के अखबारों में छप रही हैं। उन्होंने बताया कि एक साबिक इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल, यानी खुफिया महकमे का कोई बड़ा अफसर रह चुका है, उसने ये लिखा है कि 20वीं और 21वीं सदी में ईरान का जो ये हमला है, ये सबसे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिफेंस की, मिलिट्री की नजर से बहुत ही बड़ा हमला है। इतना मुनज्जम हमला अभी तक रूस भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर सका है। और उसकी उसने वजह बताई है। जो 7 या 8 घंटे में पहुंचने वाले ड्रोन थे वो उन्होंने लॉन्च किए, जो 12 मिनट में पहुंचने वाली मिसाइल थी वो भी लॉन्च की, फिर वो जो 6 मिनट में पहुंचने वाली थी, और ये सभी एक साथ स्ट्राइक किया। तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। अब आपने दूसरी बात कही कि अमेरिका दोगली पॉलिसी रखता है जिसकी वजह से ये और परेशानी बढ़ती है। तो ये तो हमेशा अमेरिका की भी, इजराइल की भी सामने सामने दिखाने के लिए ह्यूमन राइट्स की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कातिलों के साथ ही रहते हैं। ऐसे हालत में आपको अब क्या लगता है, इजराइल का फ्यूचर क्या है? इस तरह से क्या कुछ होगा? देखिए, मैं फिर वो दोहराता हूं, 2 नजरिए हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, सिंगल स्टेट सोल्यूशन। इजरायली कहते हैं सिर्फ हम रहेंगे, फिलिस्तीनी हमास कहते हैं सिर्फ हम रहेंगे। अब आगे क्या लगता है, जंग की जब हालत यहां तक पहुंच गई कि इस्तीफे शुरू हो गए, अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बात तय है, जब भी जंग खत्म हो जाएगा नेतन्याहू को रिजाइन करना पड़ेगा। इसके बारे में जो हम पहले से भी कहते थे, और यही सब, और यही इसके इत्तेहादी भी, उनकी भी यही चाहत है कि ये उसका जो है दौर खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि ये इस वक्त हालात जंग में है, इसलिए वो इसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करे। लेकिन अगर आपको पता है, इसके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें सितंबर में नए इंतखाबात करने चाहिए, क्योंकि जंग के हालात में वो इसको विड्रा ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उसको वो प्रॉप अप कर रहे थे अमेरिकन। लेकिन जंग के हालात में फिर ऐसा है कि ये लगा है कि इस वक्त अगर डिवीजन होगा विद इन द कैबिनेट, विद इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका जो बेनिफिट है वो दूसरे लोगों को हो जाएगा। इसीलिए वो ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो इस कोशिश में है कि जब जितनी जल्दी हो ताकि ये इस ओहदे से हट जाए। उनको भी एक चीज़ प्रॉब्लम ये होती है कि वो भी चाहते हैं कि जो किसी तरीके से वो वहाँ पर एक, चाहे पीस सोल्यूशन वट एवर इट में बी, वो इसको किसी न किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये उनके इसके बीच में एक बहुत, यानी कि दरमियान आ रहा है और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहा है। एक तो इसका एटीट्यूड जो है एग्रेशन में है, एग्रेशन दूसरों के बलबूते, एग्रेशन जो अपना उसने देखा कि अपना वो कुछ कर ही नहीं सका, उसको ये पता चला अब कि वो हो ही नहीं सकता। इसकी जो इंटेलिजेंस के जो है, अभी अगर आप पढ़ेंगे इजरायली न्यूज़पेपर बार बार ये कहते हैं कि ये हमें खुदकुशी की तरफ ले रहे हैं।
जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, वो कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो क्राइसिस जो है इजराइल जब से ये एग्जिस्टेंस में आ गया उसके लिए यही क्राइसिस का पता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी इसको अगर। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यहाँ कहा जा रहा है, तेहरान में कहा जा रहा है कि इजराइल को खत्म होना है, तो यानी वो एग्जिस्टेंस और वजूद का मामला तो है, बहुत सीरियस है। अब डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट अमेरिका जाते हैं नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ, उसके बाद वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, बार बार नेतन्याहू को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। और अब नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो कैबिनेट की मीटिंग से इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं, यानी इख्तलाफात अब खुल के सामने आ गए। इजरायली सिस्टम में कितनी वो ताकत और कुव्वत है कि ये ऐसी हालत में, डिफेंस मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जंग के दौरान खास तौर पर, उसके बीच में इख्तलाफ होने का क्या मानिए, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए ये हमें देखना है, कभी भी खासकर जो पिछले जो है 4-5 इलेक्शन हुए पिछले 2-3 सालों के अंदर, एक जो फ्रेजाइल जो सिस्टम है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन इट्स ओन अक्सरियत नहीं आई है, और बार बार नेतन्याहू को या दूसरे इवन जो है इसके डिफेंस मिनिस्टर है उसको भी अपना जो है सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको भी छोटी मोटी पार्टियों के साथ एक इलाहा करना पड़ता है। अब की बार जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक तो एक एग्रीमेंट ये भी कहा जाता था कि डिफेंस मिनिस्टर और इसके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ कि वो शेयर करेंगे, कुछ सालों के लिए वो रहेगा, ये रहेगा, फिर ये वो रहेगा। और दूसरी बात, चूंकि फिर भी ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इनके नंबर्स ही नहीं आते थे, तो उन्होंने राइट विंग पार्टीज के साथ समझौता किया और उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे जिसमें सेटलमेंट्स के बारे में या दूसरे ये जो आप हमें लगता है इससे पहले जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत वहाँ पर हंगामा हुआ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो उसके साथ थे और इसने ये मान लिया, जिसकी वजह से जो भी इजराइल के दूसरे जो है जो थोड़ा खासकर डेमोक्रेसी के बारे में सेंसिटिव है वो इसके खिलाफ हो गई बहुत। और अब ये हालत, इसके अलावा इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी हैं। अब ये आलम है कि अब जो वहाँ के सर्वेस कहते हैं 70% से ज्यादा लोग कहते हैं इनको जाने की जरूरत, जबकि ये फिर भी इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ भी हो। अच्छा, ये भी इसीलिए जब मैंने पहली बार का ये स्टार्ट में कहा कि ये ऐसा डेंजरस आदमी है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए ये कुछ भी कर सकता है विदाउट द अप्रूवल और कंसेंट ऑफ हिज ओन एलाइज, जिससे वहां पर इस खत्ते में जंग के शोले भड़क उठेंगे। ये अगर जंग बढ़ी तो उसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार होंगे, ये हर तरफ यही है। देखिए आपने दो चीजें जिसमें है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा, जो उसने एक डिप्लोमेटिक मिशन पर यूजुअली उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, जब बार भी चल रहा है मिशन पर, एम्बेसीज पर कभी भी हमला नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसने वो वायलेट किया। उस पर यूनाइटेड नेशंस का जो आया था उन्होंने कहा ये रेस्पॉन्सिबल है इसके। अच्छा, फिर देखिए ये तो एक चीज है, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के वर्कर, चाहे WHO के वर्कर है या दूसरे जो है एड वर्कर्स, इनको तबाही, इनको मारा है सैकड़ों में, ये कभी नहीं हमने देखा। मेरे ख्याल में सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी जो है वायलेशन, अटर वायलेशन नहीं की गई। अच्छा, शेख साहब, एक और खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की है, रिपोर्ट लिखी है, जिसमें बताया कि इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग बहुत बड़ी थी, जिसमें तेहरान के नजदीक के कुछ इलाके भी शामिल थे। आखिरी मिनट पे वो हमला रोका गया और ऐसे 2 वाकयात हुए 3 दिन के अंदर।
हमला करना चाहते थे, आखिरी मिनट पे वो रुके। तो ये हमले से बचने का आखिरी मिनट पर असेसमेंट लिया जाना, आपको आपको इसमें क्या 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 वजह लगती है? असेसमेंट इनकी असेसमेंट नहीं है। एक्चुअली जो इनके बिग पावर्स है, यूएस और दूसरे इसमें खासकर ब्रिटेन, यूएस और खासकर फ्रांस भी शामिल है, उनका ये है वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा कदम इजराइल उठाए जिससे सारा जो है, चूंकि अगर ऐसा होता क्या ईरान चुप करके बैठा? उसने पहले ही कहा था अगर कोई ऐसी एक्शन हो जाएगी तो हम अपने, यानी कि दे सेड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसमें उन्होंने ये नहीं लगाए इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए, ने कहा हम किसी भी लेवल तक जा सकेंगे इनके खिलाफ एक्शन लेने में। ये इनको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उनको ये पूरा ये यानी कि अंदाजा था कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर ईरान, इसको ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जो ये कहता था बिगनिंग में मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको कहा कि रोका गया, उसको रोका गया, उसको कहा ये अगर करना है और ऐसी जगह करो जहां पर वो तो दिखाया कि इसमें कोई माइनर कुछ नहीं था। जब आईएई ने भी दिया कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अपनी जगह ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज आपको मैं यहाँ बताऊं, ये दिखा रहा है इतना होते हुए, हालांकि जंग की सूरत हाल है। ईरानियन प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान भी पहुंचे, 3 दिन के लिए गए। उसने ये दिखाया कि हमारे यहाँ एवरीथिंग इज पीसफुल, इसका कोई नहीं है। तो 3 दिन जाना इस वक्त उनके लिए, और वहाँ भी उनको जो है उन्होंने छुट्टी की है, यानी कि तातील किया ताकि उसको रिसेप्शन दिया जाएगा या दूसरी तरीके से। और ये कन्वे मैसेज कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, हम अपना जो है हमारा मिशन, हम अपने जो ताल्लुकात है अपने नेबर्स के साथ, जो भी इनके अलाइज है उनके साथ पूरी तरीके से बरकरार रहेंगे। ना आपके सैंक्शन, ना आपका जो लाडला है वो हमें कुछ ज्यादा कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो नई हैं, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है। जैसे भारत में इजराइल के खिलाफ कुछ बोलने पर कहीं कहीं मुकदमे हो रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं। पाकिस्तान में एक लड़के ने प्रोटेस्ट में इजराइल का झंडा जलाया, छोटा सा सिंबॉलिक, और उसको पुलिस फौरन उठा करके ले गई। हमें याद है पिछले 2-3 साल में एक दो बार खबरें कभी कभी आई थी कि इजरायली जहाज इस्लामाबाद में उतरा और इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, एंगेजमेंट चल रही है, कुछ ऐसी चल रही है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमान अकेला मुल्क न्यूक्लियर है जो तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए हिफाजत का काम करेगा, अब वो इजराइल के खिलाफ किसी के बोलने वाले पर, और एक यूट्यूबर को मैंने बोलते हुए देखा, उसने हमास लफ्ज पूरा इस्तेमाल ना करके हे मीम अलिफ सीन, यानी डर करके उसने कि उस पर भी शायद कोई कार्रवाई हो जाए। तो ये पाकिस्तान में ये नया माहौल क्या है जो इजराइल के हक में, क्या इसका, क्या यह सऊदी अरब का असर है, कहां से है, क्या है? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी रैली जो है इन फेवर ऑफ जो हक में निकली, फलस्तीन के हक में, जमात इस्लामी ने मैसिव प्रोटेस्ट किया। योम कुद्स के मामले में इवन रूलिंग पार्टी के जो है, रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी बहुत हद तक, ये इनको पता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते इनके बारे में। अगर कहीं कहीं रूल और सादा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के ज़माने में कहते हैं कि एक जहाज़ जो है वया ओमान वो यहाँ आ गया है, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये भी कहा जाता था क्योंकि इसके इन लॉज जो है वो जूश है, उनके कंटैक्ट्स है, उनका वो जो ब्रदर इन लॉ पुराना है वो मिनिस्टर भी रहा है ब्रिटेन में, और उस लिहाज से कहते हैं। लेकिन उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियरली कहा कि ये अफवाहें हैं, इस पर कोई नहीं। हाँ, ये जनरल मुशर्रफ का ये मुझे पूरा याद है, उसने ये क्लियरली कहा था
अगर इजराइल फलस्तीनियन स्टेट को बनाएगा तो हम ओआईसी को रिक्वेस्ट करेंगे सारे इस्लामिक ममालिक इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये फार्मूला फिर किंग अब्दुल्ला जो सऊदी अरबिया का है उसने भी एंडोर्स किया था, और लग रहा था उस वक्त चूंकि थोड़ा बराक ओबामा और ये भी थोड़ा एक्टिव थे, वो शायद कुछ बन जाता है। लेकिन यही जो है, ये जब आते हैं ना, ये कहते तो एक एग्रीमेंट करते, फिर इसको जो है रद्दी की टोकरी में फेंकते, उसको ये फिर अपना जो है अपना एजेंडा, जैसे हमने देखी ये नौबत क्यों आई, ये नौबत ही नहीं आती जो आज हम देख रहे हैं। अगर एक एग्रीमेंट है, वेस्ट बैंक को यानी कि उन्होंने सुकड़ लिया, उसको खत्म किया, जो एक एकड़ 10-10 एकड़ करके उसको तो खत्म कर दिया। दूसरी तरफ इनको जो है ब्लॉकेड किया जो गाजा वालों को, और जो परेशानी खासकर पिछले जब से ये नई गवर्नमेंट आई, आपने देखा कितनी बार इन्होंने वेस्ट बैंक में इनके सिक्योरिटी फोर्सेस गए और वहाँ लोगों को ये 2-2, 3-3 दिन जेरिको में गए। ये जो है मस्जिद अक्सा हर फ्राइडे को बैटल ग्राउंड बनता था, पहले तो था ये भी नहीं है, लेकिन लोग जाते थे वहां जाते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जनरल जियाउल हक के जमाने में इजराइल की सपोर्ट में फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम किया पाकिस्तान ने, शायद कोई फौजी सपोर्ट भी। हाँ देखिए क्या उसका उसमें ये हुआ है, मेजर वो जियाउल हक उस वक्त मेजर जनरल थे, और ये जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वो एयर कमांडर खाकान अब्बासी था, उनको वहां पर भेजा गया। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, शाह हुसैन की गवर्नमेंट थी, इनके जो फादर थे उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहते हैं टैंकें चलाई, उन पर बुलडोज किया। इसी वजह से यासिर अरफात को जियाउल हक की बड़ी यानी कि एलर्जी थी। लेकिन जो बाद में ये कहते हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी का फादर जो है वो उसको बाद में रिग्रेट हुआ, वो शायद पार्टनर भी रहा है किंग हुसैन के बिजनेस, उसको कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। तो लेकिन बाद में कहते हैं मरने से पहले उसने मेजर अमाउंट जो है फलस्तीनियन को दिया। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन ये एक मैंने खुद ये प्राइम मिनिस्टर जो खाकान अब्बासी के से उसके फादर थे जियाउल हक के साथ, वहां पर दोनों ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसमें हिस्सा लिया, और वो उसके बड़े करीब थे, उसको मिनिस्टर भी बनाया अपने रिजीम में जब वो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये उसका उस वक्त जो था, इसका ये नहीं है कि सिर्फ जनरल जिया इन्वॉल्व था, जनरल जिया ने ये किसी और जो पाकिस्तान का रूलर है उसके कहने पर किया होगा, वो तो नहीं करता ना, वो तो उसको भेजा गया वहां। अच्छा शेख साहब मैं अब थोड़ा सा आपके जो मीडिया का जो कैरियर है उसके तजर्बे की बुनियाद पर मैं कुछ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ये जो खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल और अमेरिका के कुछ अफसरान, गुमनाम अफसरान के हवाले से खबर चलाई गई कि हमला हो गया। उधर ईरान की तरफ से ये कहा कि आसमान में कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको एक तरह से खत्म कर दिया गया, जमीन पर हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मीडिया में इसको कौन सा किस कैटेगरी में रखा जाए? क्या ये महज एक प्रोपेगेंडा था कि इजराइल का मॉरल अप करने के लिए? क्या इजराइल और अमेरिका के मिली भगत थी कि हम इस तरह से इस खबर को पूरी दुनिया में उछालेंगे? आपको क्या लगता है, तजुर्बा क्या कहता है आपका? देखिए मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है, इजराइल को वार्न किया गया कि आप कोई रिटेलिएटरी एक्शन ऐसे मत कीजिए जिसके खतरनाक नतीजे निकलेंगे। हाँ, उसको ये कहा गया अगर उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ है, शायद जैसे वो कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि इट वाज कम्युनिकेटेड, क्योंकि अगर आप देखोगे अमेरिका ने
3 दिन पहले कहा विद इन नेक्स्ट 24 और 48 आवर्स ये हमला होगा। पहले ईरान का कहा, फिर इनका कहा। इसके मतलब जो है कि वो ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त एफर्ट नहीं कर सकता है यहाँ के जंग में भी मुदाखलत। और दूसरी बात उन्होंने क्लियर भी किया कि हमारे फुट सोल्जर्स डायरेक्टली हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जो कुछ होगा एड देंगे, आर्म्स देंगे, अल्टीमेटली तो सिपाही तो उनको ही। आप देखिए यूक्रेन का ये हाल है, 70,000 के अब उनके पास सिपाही नहीं है लड़ने के लिए। आर्म्स एम्यूनिशन की बात तो और है, उसकी भी डर्थ है, लेकिन सिपाही नहीं, क्योंकि चाहे वो नेटो है चाहे ये दूसरे कंट्रीज है, उन्होंने कहा हम फुट, हालांकि कुछ इसमें कंट्रीज जो थे, फ्रांस कहता था हमें इसको सिपाही भी भेजने चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं भेजा, क्योंकि इनको पता है एक बार उन्होंने भेजा फिर इस दलदल से कौन निकलता है। दूसरी बात, देन इट शोज, जो रशिया कहता है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसलिए उनको ये कहा गया कि ये मत कीजिए। हाँ, और दूसरी उनको पता था कि देयर इज लिमिट, उसमें नहीं एक किस्म का जो है पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद अगर आप करोगे वो आपको करेंगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब यही नहीं है, आप देखिए जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन हिजबुल्लाह ने इनके 9 सोल्जर्स को जख्मी किया। उसी दिन हूथीज ने कहा कि अब हम इंडियन ओशन को भी बनाएंगे अपना ये जो है टारगेट। ये एक यहां से इन्होंने हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को किया है। ये दिखा रहा है कि ये आप सिर्फ ये मत समझना कि ये यहां तक ही महदूद रहेगा। शेख साहब मैं अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। भारत के मीडिया ने जिस तरह से इस जंग को कवर किया, 7 अक्टूबर के फौरन बाद जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे एक आध हफ्ते में ही हमास खत्म हो जाएगा। जो कुछ इजराइल बोल रहा था उसी तरह की हमारे मीडिया की जबान बनी हुई थी। अब इंडिया के मीडिया में इजराइल की कमजोरियां और ईरान की ताकत, अब इस पर बहस शुरू हो गई है। ये एकदम रेडिकल चेंज 7 महीने के अंदर अंदर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले ये एक कंसीव नोशन था, यहाँ पर हर एक को ये नोशन था कि यहाँ कहते थे कि बस मोसाद अल्टीमेट है। ये एक नोशन था, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, और किसी भी हद तक ये था भी, जिस तरीके से वो एट देयर ओन विल लोगों को टारगेट करते थे। इस वजह जब ये हुआ तो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि रिटेलिएशन ये बस खत्म, और उनके टीम गए वहां पर, उनको लग रहा था यार 10-15 दिन की बात है तो खत्म ही हो जाएगा। और याद रखिए उनमें से मैक्सिमम कोई गाजा नहीं गए, तो सारे जो है वो इजराइली गए या रफा बॉर्डर इजिप्शियन साइड रहे, यहाँ ने कोई नहीं गया। दूसरी बात, जब फिर वो एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है हमें क्रेडिट देना चाहिए वेस्टर्न प्रेस को, वेस्टर्न प्रेस ने भी इसके जो बारे में जो है एक्सपोज किया है। इवन इजरायली प्रेस देखिए, खुद आप देखते हैं कितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे कितना ये नुकसान हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके नज़र में नहीं था। अब जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं वो चाहे गार्डियन दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, वॉल स्ट्रीट दे रहा है, इंडिपेंडेंट दे रहा है, या दूसरी चैनल्स दे रहे हैं, तो अब इनको लग रहा है नहीं, सिचुएशन टोटली डिफरेंट, वो नहीं है जो वो अपने एंगल से देख रहे थे वो नहीं है। नाउ दे सी इट थ्रू डिफरेंट एंगल कि है। और दूसरी बात ये भी रियलिटी उनको आई है, कुछ भी कहिए, आज जब है उसके 6.5 महीने हो गए या 200 दिन के करीब हो रहे हैं। 200 दिन एक छोटा सा ग्रुप अगर सस्टेन किया, और कल भी उसने ये कहा कि जब तक ये नहीं पूरा ये विड्रॉ सीज फायर नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे। हालांकि तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जिसे दुनिया छोटा सा ग्रुप समझ रही थी वो भी गलत नोशन था, उसकी भी हकीकत मुख्तलिफ है जिसे हम भी मतलब ऐसा समझ रहे थे। देखिए, इसको आप दूसरी साइड भी कहते हैं, जिसको हम बड़ा समझते थे, अनडिफीटेबल,
जी जी जी। वो कुछ नहीं था, हाँ हाँ वो बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल। नहीं था। हाँ हाँ। दूसरा का जो है, उसको ये देखिए कि उसको, उनकी तो बात ही कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी भी अगर बात करेंगे, इससे पहले भी जो भी छोटे मोटे वार्स हुए 10-10 दिन के, 15-15 दिन के, हमस के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, वहां भी इजराइल ने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल तो नहीं की, हम्म। चाहे वो 2007 में, 14 में, या किसी, ये जो है कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी जी उसमें। सिर्फ फर्क ये था, उस वक्त डायरेक्टली, या वो उस वक्त जो बाकी फोर्सेस थे वो नहीं आए थे, क्योंकि इस वक्त मैसिव डैमेज उन्होंने की, इस वक्त वो सामने भी आ गए और मदद भी की। लेकिन ये इसी वजह से, ये एक चीज तो सिद्ध हो गया, यानी क्लियर हो गया, जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, वो उसका ये जो कंसेप्ट था, ये अनडिफीटेबल है, वो कंसेप्ट जो है वो अब खत्म होने लगा है। और ईरान ने वो साबित कर दिया कि हमारी पहुंच के अंदर हैं आप। जो वो हमला किया है अभी, वो उसने डायरेक्ट वो हमला कर सकता है, और वो भी दरवाजा खुल गया एक तरह से, जो उससे पहले देखिए, रिसेंटली किसी टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, जो उन्होंने दिखाया है ईरानियन के पास क्या क्या आर्सनल्स है। कुछ 300 किलोमीटर, कुछ 1200 किलोमीटर, कुछ ऐसे, और किस वक्त वो क्या कर सकते हैं, ये तो अब ओपनली आया है इसमें। और ये एक चीज तो कहना पड़ेगा, डिस्पेंट सैंक्शंस होते हुए भी जिस तरीके से ईरान ने अपने मुल्क के डिफेंस को स्ट्रांग किया है, ये तो यानी कि एक मिसाल रही। जी जी। उसमें उसमें तकरीबन 2500 किलोमीटर तक की रेंज के हथियारों वो की है, बात। आप देखिए ड्रो, और ये जो गुजरना होता है ना, ये हाँ, नहीं है, यू हैव टू पास थ्रू सेवरल कंट्री। और यस यस। दूसरी बात, इसमें टाइम लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि चाहे कुछ में लगा 40 मिनट, किसमें 12, किसमें ये, हाँ उस दौरान जो है। और जब अगर ये है, बार बार ये नहीं चलता है। जी इनफैक्ट ये भी साबित हो गया, जो आयरन डोम सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसमें भी जो है, यानी कि ये पेनिट्रेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मैंने पढ़ा कि इसमें भी शायद एक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरीके से ये ऐसी इजराइल के एक पेपर में आया है, जो वो इंटरसेप्ट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, जो वो टेक्नोलॉजी, वो इतनी कॉस्टली है, इसके बरक्स ईरान के पास वो $1200 का है, जबकि उनका $10,000 का ये टेक्नोलॉजी है। जी जी जी। इसको वो इतनी एक्सपेंसिव, वो कहते हैं इसको किसी तरीके से इसको चीप टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करने की ज़रूरत है, ताकि जो सिर्फ इंटरसेप्ट करने में जो पैसा खर्च होता है, इट्स ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये बहुत ही एक तरह से पूरा डायनामिक बदल गया, नजरिया बदल गया। आमतौर पर जो रेगुलर देखने वाले, खबरों को देखने वाले भी थे, उनको भी अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो हकीकतें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, थैंक आपने यू। हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।